हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चौथा अध्याय, जो कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने प्रश्नावली 1 पॉइंट और द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 को एकदम आसानी से करेंगे और इसमें प्रश्नावली 4.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से विधि कौन सा यूज करना है, गुणनखंड विधि। ये जो समीकरण दिया है इसमें हमें गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करना है। अब गुणनखंड विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक समीकरण है जो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। गुणनखंड विधि में पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और सी पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी करेंगे। फिर उसके बाद ए सी आएगा, उसका गुणनखंड करेंगे, ए सी का गुणनखंड करेंगे, ए सी का गुणनखंड करेंगे। और ये जो बी है, बी इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसके गुणनखंड के बराबर है, या तो प्लस में या तो माइनस में। तो इसे बी को तोड़ेंगे। अब देखिए, ये जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले क्या है, ए मल्टीप्लाई सी, ये ए है और ये सी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हल करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पर x² का गुणन कितना है, यहाँ पर x² का a है, यहाँ पर x² का कितना है, 1 है। और यहाँ पर c की वैल्यू -10 है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -10 × 1 करेंगे, -10 आएगा, तो 10 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद ac का गुणनखंड जो आया है उसका गुणनखंड 10 है, 10 का अच्छा गुणनखंड कर लीजिए, 5 कितना आया हमारे पास, 5 और 2। अब इसी 5 और 2 को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि या तो जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। 5 - 2 = 3 आ गया, लेकिन 2 - 5 = -3 आ गया ना। अब वही यहीं पर रख देंगे, तो x² को x² लिखेंगे, -3 को पहले +2x फिर -5x -10 = 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना लेंगे, इधर 2 और इधर 2, इसका जोड़ा बना लेंगे और उसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पर भी देखिए x और यहाँ पर भी x है, x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन ले लिए। बचा क्या हमारे पास, x + 2। अब इधर का कॉमन है, इधर माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे। 5 इसमें भी है, 5 इसमें, 5 × 10 होता है, 5 कॉमन ले लिए। बचा क्या, x - 2। यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा, x + 2 बचा = 0। अब जब कॉमन ले लेंगे तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि जो ये ब्रैकेट में रहेगा सेम वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, वही आएगा ही। इस प्रकार से हमें कॉमन लेना है। एक ब्रैकेट है तो इसे एक कर लेते हैं, और ये जो बचा x - 5 इसे एक कर लेंगे, x - 5 = 0। अब उसके बाद ये x + 2 और x - 5 = 0 है, तो ये इसके एक बार x + 2 के बराबर 0 होगा और x - 5 के बराबर 0 होगा, तो वही कर लेते हैं, x + 2 = 0 या x - 5 = 0। जब x ये प्लस में इधर है -2, इधर +2 इधर जाएगा -2 जाएगा, तो x = -2। ये x की एक वैल्यू आ गई और दूसरी क्या है, या इधर -5 इधर जाएगा +5 होगा, x = 5। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक -2 और एक 5। अब x की 2 वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। और हमने आपको यह भी बताया था कि द्विघात समीकरण में चर की जितनी अधिकतम घात होती है वही होता है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब जितनी घात होती है उतना इसका हल होता है, तो 2 है, इसके लिए इसका हल 2 होगा। हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो एक आई है -2 और एक आई है 5। ये हमारा गुणनखंड विधि से हो गया। हमने पहले क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन था तो हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड विधि को कैसे हल करते हैं। गुणनखंड विधि में ये जो इसका मानक रूप है इसमें हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ac जो आएगा हमारी वैल्यू उसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद ये जो b रहता है, यानी कि यहाँ पर -3 है,
इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि या तो जोड़ने या घटाने पर इसके गुणनखंड के गुणा करने पर वो गुणनखंड के बराबर है और जोड़ने या घटाने पर b के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसका गुणनखंड कर लिया, इसका मल्टीप्लाई में किया 10 आया, 10 का गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया। अब इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि जोड़ने या घटाने पर -3 आए। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 -5 किए हैं तो हमारा -3 आ जाएगा। फिर हमने इसमें से दो का जोड़ा बना लिया, जोड़ा बनाने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इधर भी देख रहे हैं क्या कॉमन है, उसको भी कॉमन ले लिया। जो एक ब्रैकेट में जो सेम है उसे एक ब्रैकेट में कर लिया और जो ये बचा है इसे एक ब्रैकेट में कर लिया। करने के बाद एक बार इसके बराबर 0 कर दिया और एक बार इसके बराबर 0 कर दिया, 0 किया तो हमारी x की 2 वैल्यू आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। इसे हल करते हैं। हल, अब हमने क्या बताया था, ये c और a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 आएगा। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 6 2 3 3 1, इसका गुणनखंड कर लिए। अब हमारे पास क्या आया 2 × 2 × 3। अब हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि जोड़ने या घटाने पर +1 आए। तो यहाँ पर देखिए 4 आ जा रहा है और यहाँ पर 3 आ जा रहा है। 4 - 1 इक्वल 4 - 3 इक्वल 1, ये आ जाएगा। इसका गुणनखंड जो होगा यही होगा 4 - 3, उसे लिख लेंगे। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब इसका 4 और 3 आया है तो 2x² को ऐसे लिख दीजिए प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर x और यहाँ पर x, कॉमन ले लेंगे 2x। बचा क्या हमारे पास x प्लस, जब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या 2 माइनस -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x, और जब माइनस कॉमन चला गया तो बचेगा प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि इसका गुणा करें -3 का गुणा करें यहाँ 2 से, -3 का गुणा करें 2 से, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 × 2 -6 आ जाएगी। इसलिए कॉमन जो है -3 है, हमने माइनस कॉमन लिया यहाँ पर प्लस बचा इक्वल 0। अब ये जो ब्रैकेट में आया है इसे एक साथ कर लेंगे, x + 2 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 इक्वल 0, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब उसके बाद एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो x + 2 इक्वल 0 या 2x - 3 इक्वल 0। जब x इक्वल 0 करेंगे तो ये +2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, ये x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल -3 इधर जाएगा +3/2, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। हमारा जो x का मान आया है वो एक आया है -2 और एक आया है 3/2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसमें भी हमने पहले जो a और c है इसका गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद हमारे पास ऐसा इसको जोड़, ऐसा इस प्रकार से तोड़ेंगे b को कि जोड़ने या घटाने पर ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो 4x - 3x हमने किया है, तो ये देखिए 4x - 3x करेंगे तो x बचेगा। अब उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 करने के बाद हमारी x की वैल्यू एक -2 आ गई और x की वैल्यू 3/2 आ गई, ये हमारा x की वैल्यू हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ पर रूट है यहाँ पर भी रूट है, इसका तो कुछ गुणनखंड होगा ही नहीं, वो इस क्वेश्चन से डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें वैसे कीजिए, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करते देखिए यहाँ पर 5√2 × √2, 5 है तो 5 रहेगा। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे कितना आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आएगा × 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। देखिए साइन से इसका गुणनखंड करने, इसका गुणा करने पे 10 आ गया। अब 10 आ गया तो इसे किस प्रकार तोड़ें कि या तो जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो 10 का यदि हम यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 और 5 1 आ गया 2 5। अब इसे ऐड कीजिए 2 + 5 इक्वल 7 आ गया, आसानी से आ गया। तो इस क्वेश्चन में डरने की बात नहीं है, आसानी से देखिए इसका गुणनखंड हो जा रहा है, गुणनखंड हो गया। ये आपको जो करना है ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको अपने दिमाग में कर लेना है कि नहीं ऐसे ऐसे होगा, और उसके बाद यहाँ पर हल करना है डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारे पास क्या है √2x²
√2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। √2 को वैसे उतारिए प्लस। अब इसका हमने क्या किया, 2x और 5x आया है, तो एक बार 2x और 5x इसे ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 आ जा रहा है, ऐड करेंगे तो 7 आ गया प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब उसके बाद कॉमन क्या है, x इसमें भी है, x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 इक्वल क्या होगा, √2 इंटू √2, यानी कि 2 में भी एक √2 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद कॉमन ले लिए तो यहाँ पर √2 x तो बाहर निकल गया, बचा क्या, x बचा, और यहाँ से एक √2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, √2। और इसके बाद यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 5 है, उसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो 5 और x प्लस, अब ये √2 बचा है तो √2। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस √2 और यहाँ पर भी x प्लस √2, मतलब हमारी ये जो वैल्यू आई है वो सही आई है। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 5 इक्वल 0। ये जो दूसरा ब्रैकेट आया है, एक यहाँ का और एक यहाँ का, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस होता तो माइनस। अब उसके बाद एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस √2 इक्वल 0 या √2x प्लस 5 इक्वल 0। इसके इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल माइनस √2, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। और दूसरी क्या है, x इक्वल माइनस 5/√2, ये हमारी x की दो वैल्यू आ गई। x का वैल्यू आया है माइनस √2 और दूसरा है माइनस 5/√2। ये हमारे x की दो वैल्यू आ गई। इसमें पहले हमने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने पर हमने यहाँ चेक किया कि क्या हमारा जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 10 आ रहा है, तो ये हमारा 5 × 10 और जोड़ेंगे तो 5 + 2 = 7। उसके बाद हमने यहाँ से √2x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x प्लस √2 बच गया और 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस √2 बच गया। अब यहाँ पर ये दोनों एक ही ब्रैकेट सेम था तो एक ब्रैकेट में कर लिए, बचा ये इसे एक ब्रैकेट में कर लिए, x प्लस √2 इक्वल 0 और √2 प्लस x √2x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार x इक्वल -2 आ गया और एक बार x इक्वल -5/√2 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा वाला है, इसमें क्या है, 2x² - x प्लस 1/8। अब ये तो भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसे साधारण रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कर लेंगे। इसका हल करते हैं। हल क्या है हमारे पास, 2x² - x प्लस 1/8, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल 0। इसे ऐड कर दीजिए, या फिर आप ये ना कर कर 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो करने से बेहतर है हम लोग यही कर लें। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 16x² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब इधर बटे में इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, गुणा में होगा तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा, 0 ही आएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें कॉमन क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 आएगा। 16 आएगा तो इसे किस प्रकार तोड़े कि यहाँ पर 8 आ जाए। 16 का क्या होता है, 4 × 4 और 4 + 4 = 8। इसका जो आएगा 4 + 4 आएगा, इसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए 16x² को ऐसे लिख दीजिए, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर -4x माइनस 4x इसे ऐड करेंगे तो -8x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आ जाएगा। अब उसके बाद कॉमन क्या है, इसमें भी 4x है और यहाँ पर 4x है, 4x कॉमन ले लिए, बचा क्या 4x माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो सभी चला गया था तो -1 बच गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए 4x, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है, जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे 4x - 1 और 4x
यहाँ पर -1 लिखना जरूरी है क्योंकि हम 1 कॉमन तो ले रहे हैं ना, इसलिए -1। तो 4x - 1 इक्वल 0। अब एक x की वैल्यू आएगी 4x - 1 इक्वल 0 या 4x - 1 इक्वल 0। x की वैल्यू हमारी आई है 1/2 और दूसरी x की वैल्यू आई है 1/2, यानी हमारी जो x की वैल्यू आई है 1/2 और 1/2, ये हमारे x की दो वैल्यू आ गई। इसमें देखिए पहले भिन्न के रूप में था, तो हम लोग ने इसे पहले मानक रूप में कर लिया। मानक रूप में करने के लिए क्या किया, इसे भिन्न की तरह जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सेम इसे ऐड कर लिया, हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब इस समीकरण का हमने गुणनखंड किया और गुणनखंड करने के बाद हमारा -4x इसका गुणनखंड आया है और जोड़ने घटाने पर भी -8 आ रहा है। और उसके बाद जब हमने इसमें कॉमन लेकर x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू 1/2 और दूसरी भी 1/2 आई है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, 100x² - 20x + 1, 100x² - 20x + 1 इक्वल 0। इसमें पहले हम लोग गुणा कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 100 आएगा। अब इसे किस प्रकार से तोड़ें, तो 10 और 10, 10 10 में 100, 100x² - 10x - 10x + 1 इक्वल 0। और यहाँ पर -10x और -10x, इसे जब ऐड करेंगे तो -20x आ जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 10 और x कॉमन है, बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 10x चला गया, 10x बचा -1। अब इसमें भी माइनस कॉमन ले लिए, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, 10x - 1, क्योंकि यहाँ से जब प्लस है माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस बचेगा इक्वल 0। अब उसके बाद इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 10x - 1 और 10x - 1 इक्वल 0। x की हमारी वैल्यू आई है 10x - 1 इक्वल 0 या 10x - 1 इक्वल 0। एक हमारे पास x की वैल्यू आई है 1/10 और दूसरी हमारी x की वैल्यू आई है 1/10। हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, दोनों 1/10 है, 1/10 और 1/10, ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, 100 आया। अब किस प्रकार से इसे तोड़े, ये जो b वाला है, b वाला पार्ट इसे किस प्रकार से तोड़े कि गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर b वाला मैटर आ जाए। तो हमने इसका 10 और 10 किया, जोड़ने घटाने पर देखिए 20 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर उसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पर 10x कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास 10x - 1, -1 कॉमन ले लिया तो 10x - 1 बचा। अब 10x - 1 एक ब्रैकेट में कर लिया और 10x - 1 एक ब्रैकेट में कर लिया। उसके बाद हमारे पास x की एक वैल्यू आई है 1/10 और दूसरी x की वैल्यू आई है 1/10। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण एक ये है, इसमें क्या है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि दो क्वेश्चन दी गई हैं, इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यक्त करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले जान और जीवंती नाम की दो लोग हैं, उनके पास, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास जो कंचे बच रहे हैं उसके गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें बस इसमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यदि ऐसा लिखा रहे तब, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें बस गणितीय रूप में व्यक्त कर देंगे। अगर आप अपने से करना चाहें तो जब द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा तो आप उसका आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम बस गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका हल देखिए। हम मान लेंगे कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं।
जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। माना जॉन के पास x कंचे हैं तथा जीवंती के पास अब देखिए जीवंती के पास, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और हम हैं, हमारे दोनों मिला के पास कुछ पेन है, पूरे 10 पेन हैं। आपके पास और हमारे पास 10 पेन हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास 3 पेन हैं, तो आपके पास कितने पेन हैं? ये दो लोगों के पास 10 पेन हैं। जैसे देखिए एक हम हो गए और एक आप हो गए, दोनों के पास 10 कंचे हैं, 10 पेन हैं। हमारे पास 3 पेन हैं, तो आपके पास कितने पेन हैं? बराबर 10 हो गया। ये आप हैं, 10 - 3, यानी कि जो पूरे कंचे थे उसमें से हमारे कंचे को हमारे पेन को घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो आपके पास होगा। ये तो यहाँ पर समझाने के लिए था, लेकिन यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। जॉन के पास यदि x कंचे हैं और पूरे 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होगा? 45 - x। जीवंती के पास 45 - x कंचे हैं। जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास 45 - x कंचे। अब ये दोनों क्या करते हैं कि 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रश्नानुसार ये दोनों अब 5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे खो देते हैं, तो जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे अब देखिए जॉन के पास कितने कंचे थे? x कंचे थे, लेकिन उसने 5 कंचे खो दिया, तो कितना बचा? x - 5। जैसे आपके पास 10 पेन है, आपने 2 पेन खो दिया, तो कितना बचा? 8। 10 - 2 = 8। वैसे ही कितने कंचे हैं? x कंचे हैं, लेकिन 5 कंचे खो दिया, तो x - 5। अब उसके बाद अब जीवंती के पास देखिए 45 - x कंचे, लेकिन उसने भी 5 कंचे खो दिए। जीवंती के पास 45 - x, और इसमें से अभी 5 माइनस कर दीजिए। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 40 - x। ये जॉन के पास कंचे और जीवंती के पास कंचे। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, जॉन के 5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल 124 हो जाता है। ये तो रहा है जॉन के पास x - 5, और ये जीवंती के पास 40 - x। इसका गुणनफल 124 हो जाता है। 124। जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद जितने कंचे बने उसका, और जीवंती के पास उसका गुणनफल 124 हो जाता है। क्वेश्चन में क्या था कि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे थे। हमने क्या किया? मान लिया कि जॉन के पास x कंचे है, तो जीवंती के पास कितने बचे? पूरे 45 थे, और जॉन के पास x है, तो 45 - x। 5 कंचे खो दिए, तो जॉन के पास x थे, x - 5। जीवंती के पास 45 - x है, तो 45 - x - 5 बचे 40 - x। अब प्रश्न में बोला है कि कंचे खोने के बाद जो आएगा उसका गुणनफल 124 है, तो हमने इसका गुणनफल कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका गुणनफल 124 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 14x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -x²। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -200। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस प्लस 5x इक्वल 124। अब देखिए 14x है, पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं -x²।
14x प्लस 5x, 14 और 5 प्लस 14 5x। अब क्या बचा, -200 और ये 124, -200 प्लस में इधर आएगा माइनस इक्वल 0। अब -x² और प्लस 45x, इसे ऐड करेंगे तो -324 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस के दिख रहा है, यहाँ पर माइनस है तो हम लोग इसे प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर x² आएगा, यहाँ पर प्लस था माइनस कॉमन ले तो -45x। देखिए एक बात याद रखिए कि जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। हमने माइनस कॉमन लिया, हमारा माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा इक्वल 0। यदि आप इसका माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे यह आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे यह आ जाएगा। अब ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। ये हमारा गणितीय रूप में, हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हमने इसे गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। ये जो हमारा क्वेश्चन आया इसे हमने सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई में किया, करने के बाद हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दूसरा वाला, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। एक कुटीर उद्योग है, वो खिलौने बनाता है। प्रत्येक दिन यानी कि एक दिन खिलौने का मूल्य 55 रुपये से 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और एक दिन उसने कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हमें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना प्रत्येक दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या, प्रत्येक दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या की गई खिलौनों की संख्या हमने मान लिया x। अब इसका जो निर्माण लागत यानी कि जो इसका मूल्य है वो कितना है, प्रत्येक दिन का मूल्य, प्रत्येक यानी कि एक दिन का मूल्य। प्रश्न में बोला है कि 55 में से एक दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में x है, एक दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या के बराबर है एक दिन का मूल्य। लेकिन उसने एक दिन 750 रुपये अर्जित किए, यानी कि वो खिलौने बनाता है और उसको 750 रुपये मिलते हैं। तो बताओ, बताना यह है कि उस दिन उसने कितने खिलौने बनाए प्रश्नानुसार। ये x है और जैसे x और ये 55 माइनस x, ये एक दिन खिलौने की संख्या है और उसका मूल्य ये है, कितना आता है 750। 750 ये एक दिन खिलौने की संख्या है और ये एक दिन का मूल्य है, और उसने एक दिन खिलौने बनाए, उसे 750 रुपये मिले। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 55x
इसका मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। यहाँ पर प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस, यहाँ पर प्लस है तो हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन में बस हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है तो हमने इसे गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। आप चाहे तो अब इसका गुणनखंड करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में वो नहीं बोला है। हमने क्या किया, माना प्रत्येक दिन निर्माण की एक ऋणात्मक संख्या x है। एक दिन का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण की एक ऋणात्मक संख्या घटाने पर इसका मूल्य आता है, वो भी रुपए में। ठीक है, अब एक दिन उसे 750 रुपये मिलते हैं, 750 रुपये मिलते हैं तो x और 55 माइनस एक्स इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ये 750 आ गए। इसे जब सॉल्व किए तो हमारी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो, उसका योग हमें दे दिया है 27 है और गुणनफल 182 हो। तो इसे हल करते हैं। हल हमें ज्ञात करना है तो पहले हम लोग मान लेंगे। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल 27 है। हमने पहली संख्या x मान लिया, ये x है, प्लस सेकेंड नंबर इक्वल 27। तो सेकेंड नंबर क्या आया है हमारा 27 माइनस एक्स, इधर प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो वही यहाँ पर भी होगा। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स, क्योंकि इसका योग पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग हमें दिया है। पहली संख्या हमने मान लिया, दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 27 माइनस एक्स है। हमने मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या है, इनका गुणनफल पहली संख्या का और दूसरी संख्या गुणनफल 182 है। पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, इसका गुणनफल 182 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 182 इक्वल 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। जो हमारे पास इसके द्विघात समीकरण में इसका मानक रूप आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, तो प्लस 182 इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और ऐसा कीजिए कि जोड़ने और घटाने के बाद 27 आ जाए। तो 13 और 14 इसका हम करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। 14 28 होता है, माइनस 1 27 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे ऐसे स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन लिया हमने, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो 182 आ जाएगा।
प्लस माइनस कॉमन ले तो माइनस बचा, इक्वल 0। ये वैल्यू देखिए सेम है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। एक बार होगा x माइनस 14 इक्वल 0 या x माइनस 13 इक्वल 0। x की हमारी वैल्यू क्या है, ये x इक्वल 14 आएगा या x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। हमने क्या किया, इसका गुणनखंड किया तो माइनस 14 माइनस 13x, इसे ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, x कॉमन ले तो बचा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14। उसके बाद x माइनस 14 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में कर लिया। x की वैल्यू 14 आई और x की वैल्यू 13 आ गई। अब उसके बाद x की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक 14 और एक 13, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। तो हमारी पहली संख्या नहीं होगी, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं होगी, हम पहले मानेंगे मतलब इसके आगे हल करेंगे, क्योंकि हमारी पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, तो 27 माइनस x करेंगे। तो पहले लिखेंगे, पहले 14 लेने पर एक बार 14 को लेके पहली संख्या x और दूसरी संख्या 13 आएगी। जब 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 या दूसरी संख्या 27 माइनस 13 14 आएगा, क्योंकि हमें ये तो नहीं कहा है कि पहली संख्या या तो यही हो या तो यही हो, तो हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो पहली संख्या x, पहले हम लोग 14 को मान के करते हैं, पहला 14 हो गया, तब दूसरा क्या होगा 27 माइनस 14 इक्वल 13। तब पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13, लेकिन अब दूसरी बात हम लोग 13 लेंगे, 13 लेने पर तो 27 माइनस 13 इक्वल 14। हमारे पास पहली संख्या यदि हम 14 लेंगे, पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी, लेकिन यदि हम पहली संख्या 13 ले तो दूसरी संख्या 14 आएगी। हमें क्वेश्चन में था कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, इसका योग 27 और 182 हो। हमने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब इसे हल करके हमने इसका मानक रूप बनाया, उसका हमने गुणनखंड किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, एक 14 और एक 13। जब हम लोग x की वैल्यू 14 लिए है तो दूसरी संख्या 13 आई, लेकिन यदि हम x की वैल्यू 13 लेंगे दूसरी संख्या 14 आएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ पर एक है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है, क्रमागत मतलब हमने पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये क्रमागत। धनात्मक क्या है, जो धन हो यानी प्लस हो, यानी कि एक के बाद से। पूर्णांक जो जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य जीरो भी हो, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक यानी एक से ही हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और दूसरा x तथा x प्लस 1 है। अब हमने x प्लस 1 क्यों माना, क्योंकि यदि यहाँ पर 5 होगा तो 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, x है तो x में एक जोड़ेंगे x प्लस 1 हो गया। x है प्रश्नानुसार क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्गों का योग। अब पहला x है और दूसरा क्या है, वर्गों का योग, इसका योग, वर्गों का योग, इसका योग और इसका वर्ग कितना है 365। अब उसके बाद देखिए, अब इस सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होगा प्लस 2ab 2x इक्वल 365। एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसे ऐड करेंगे तो माइनस 364 इक्वल 0।
ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अब इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 13 और 14 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 182 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 14 इक्वल 0 एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स प्लस 14 है और यहाँ पर भी एक्स प्लस 14 है, ये दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 13 हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल 0। एक्स प्लस 14 इक्वल 0 या एक्स माइनस 13 इक्वल 0। एक्स इक्वल माइनस 14 या एक्स इक्वल 13। अब देखिए माइनस आ गया, हमें बोला था धनात्मक पूर्णांक, ये माइनस में यानी कि ये जो हमारा है ये अमान्य है और ये हमारी वैल्यू सही है। एक्स की वैल्यू हमारे पास एक आई है 13, ये माइनस 14 है और यहाँ पर धनात्मक गुणा तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा। दूसरा क्या है 13, एक्स की वैल्यू 13 आ गई। अब उसके बाद पहला हमने एक्स मान था तो एक्स की वैल्यू 13 आ गई, लेकिन हमें दूसरे के लिए दूसरा हमारे पास क्या है x प्लस 1। एक्स की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 1 इक्वल 14। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक एक्स की वैल्यू 13 और एक एक्स की वैल्यू दूसरा यानी कि 14 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो हमने पहले मान लिया कि हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग 365 दिया है। हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू माइनस 14 आई और x की वैल्यू 13 आई, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर धनात्मक बोला है इसलिए यह अमान्य होगा, माइनस वाला अमान्य होगा। ये हम प्लस 1 लेंगे तो प्लस वाला हमारे एक x की वैल्यू 13 आ गई और दूसरी क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14 आ गई। यानी कि हमारा दो क्रमांक, अतः इसके बाद लिख सकते हैं कि अतः दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब प्रश्न में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई और इसका आधार, जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हम इसे इसका आधार x मान ले तो इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7। और उसके बाद यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो, इसका जो कोण है, ये भुजा कोण होती है, ये लंब और ये आधार। लेकिन आप जब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले में जाएंगे तो ये आधार, ये भी आधार हो सकती है, ये भी ऊंचाई हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आधार है और ये लंब है। इसका कोण हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमने x सेंटीमीटर मान लिया और ये x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये कोण हो गया ABC। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका आधार x और ऊंचाई x माइनस 7, कोण 13 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हमने माना समकोण त्रिभुज ABC में
आधार हमने x मान लिया, इसकी ऊंचाई क्या है x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये इसकी आधार हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 14x, 7 का स्क्वायर 49 और 2ab 14x प्लस x स्क्वायर। अब इसे देखिए, यहाँ पर भी x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 169 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 0 2 1 प्लस 120 इक्वल 0। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 इक्वल 0। अब ये 2 जो है गुणे में रह जाएगा, बटे में हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 इक्वल 0। देखिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 16 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5x। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 49 और यहाँ पर माइनस 169 है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 120। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस। यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 12 इक्वल 0। अब ये x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल 0। x माइनस 12 इक्वल 0 या x प्लस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हमारी 12 आ गई या x की वैल्यू 5 माइनस 5। अब देखिए ये माइनस 5 आ गया और जो हमारी आधार, ये आधार होगी, ये तो माइनस में होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका करंट वैल्यू आएगा ही, ये ऋणात्मक तो होगी नहीं, यानी ये जो हमारा माइनस 5 पे है ये अमान्य है। ये हमारा x की वैल्यू 12 है, ये आ गई, यानी कि हमारा आधार हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। और ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। हमारी ये आधार और ये ऊंचाई आ गई। क्वेश्चन में था कि समकोण त्रिभुज जिसका ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका कट 13 सेंटीमीटर है। तो हमने आधार x मान लिया, ऊंचाई x माइनस 7। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर से लंब कहें या फिर ऊंचाई कहें, बात सेम है। तो कर्ण का स्क्वायर और लंब यानी कि x माइनस 7 प्लस x स्क्वायर। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई हैं, x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। ये माइनस में था और ऊंचाई या तो आधार माइनस में तो हो नहीं सकती,
तो हम लोग का ये प्लस वाला नहीं है, तो प्लस वाला लिए तो 12 आ गया और ऊंचाई 12 में से 7 घटा दिए 5 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा वाला, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना कि उस दिन बर्तनों की संख्या है, फिर मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या x, माना बर्तनों की संख्या x है और नग की लागत कितनी है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, ये बर्तन की संख्या होगा, इसके 2 गुने से 3 अधिक है। इसका 2 गुना 2x और 3 अधिक है तो +3। ये नग की लागत रुपए में, बर्तनों की संख्या x मान लिया और नग की लागत। अब इसका प्रश्न अनुसार एक दिन उसने जितने निर्माण किए उसका कुल मूल्य 90 रुपया था। तो यदि एक दिन बर्तनों की संख्या और ये नग की लागत, उसका मूल्य कितना था? 90 रुपया। ये हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x, और ये 90 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस इक्वल 0। बर्तनों की संख्या x और नग की लागत 2x + 3। प्रश्न के अनुसार हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर + 3x - 90। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 180 आएगा। 180 का ऐसा जोड़े या घटाए कि वैल्यू हमारे 3 आ जाए, तो हमारे पास क्या है? 180। इसका खंड कर लेंगे, 90, 45, फिर 15, 5। अब देखिए ऐसा इसमें खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर यह 3x आना चाहिए। 5 या 15 दूना 30 और 3 चाहिए तो नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 या 12 और 5 या 15, यानी कि 12 और 15 15 में 12 करेंगे तो वैल्यू हमारे 3 आ जाएगी। ये इसका खंड हो गया। आप लोग चाहें तो ऐसे खंड करके निकाल सकते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ कॉमन क्या है? x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, बचा 2x + 15। यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें 6 है लेकिन इसमें यदि 12 कॉमन लेंगे तो इसमें ये पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, लेकिन हमें तो ये लेना है। 6 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x + 15 = 0। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर आ रहा है, तो 2x + 15 और x - 6 = 0। x की वैल्यू एक आई है, 2x + 15 = 0 या x - 6 = 0। x = -15/2 या x = 6। अब देखिए बर्तनों की संख्या आई है तो संख्या तो माइनस में होगा नहीं, इसलिए हमारी ये जो वैल्यू है ये अमान्य है। बर्तनों की संख्या हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन नग की लागत, उसके बाद लिख देंगे अतः बर्तनों की संख्या छह है।
ये 6 आया है, बर्तन संख्या 6, लेकिन नग की लागत वो क्या है 2x प्लस 3 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 12 प्लस 3 इक्वल 15। नग की लागत 15 और बर्तनों की संख्या 6। इस क्वेश्चन में देखिए, कोई कुटीर उद्योग है, कुछ बर्तन बनाता है और उसकी नग की लागत जो है उस बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। हमने क्या किया, प्रश्न के अनुसार एक दिन वो 90 रुपये प्राप्त करता है, तो हमने उसे सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यू निकाल ली है। एक एक्स की वैल्यू आई है -15/2 और एक एक्स की वैल्यू आई है 6। लेकिन यहाँ पर माइनस में हमने संख्या माना था, संख्या माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए अमान्य हो गया। अब एक्स की वैल्यू 6 आई है, यानी कि बर्तनों की संख्या 6 आ गई। और नग की लागत, तो यहाँ पर ये हमारे वैल्यू तो 2x प्लस 3 यहाँ पर हम लिख दिए, तो नग की लागत 15 आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।